नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D Max ट्यूटोरियल्स पार्ट 77 का स्वागत है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम 3ds Max में मेंटल रे के इस्तेमाल से एम्बिएंट इक्लूजन मैप किस तरह से रेंडर करते हैं ये सीख लेंगे। शुरू करने से पहले एम्बिएंट इक्लूजन मैप के मॉडल के ऊपर होने वाले इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में नॉर्मल एलियन मॉडल है और राइट साइड के मॉडल के ऊपर एम्बिएंट इक्लूजन मैप अप्लाई किया गया है। यहाँ पे मैंने किसी भी फैंसी लाइटिंग का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ एम्बिएंट इक्लूजन के 2D टेक्सचर को यहाँ पे अप्लाई किया है। दरअसल में एम्बिएंट इक्लूजन मैप इस प्रकार से काम करता है कि जहाँ पे भी मॉडल इंटरसेक्ट होता है या आंखें और उंगलियों जैसे एरियाज जहाँ पे पॉलीगॉन अनइवन सरफेस में बटा होता है, वहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप डेप्थ देने का काम करता है। इसे डर्ट मैप के नाम से भी जाना जाता है और सबसे बड़ी बात, हम इस मैप को फोटोशॉप में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से ये टेक्सचरिंग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस मैप के वजह से टेक्सचरिंग करते वक्त हम कल्पना कर सकते हैं कि मॉडल के किस हिस्से में शैडो आने वाली है या किस हिस्से में हम डेप्थ दिखा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करके आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये राइट साइड वाले कैरेक्टर की आंखों में एक प्रकार की डेप्थ दिखाई दे रही है और लेफ्ट साइड वाले मॉडल की आंखें बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही है। अगर हम कैरेक्टर के पैर और घुटनों की तरफ देखते हैं तो हमें इसी प्रकार का फर्क नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमें घुटने और उंगलियों के बीच कई प्रकार की शैडोज नजर आ रही है और ये बिल्कुल फीका लग रहा है। यही फर्क आप कैरेक्टर के फुल बॉडी के ऊपर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से मॉडल पे एम्बिएंट ऑक्लूजन का इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी वाली टेक्सचरिंग फाइल ओपन करता हूँ जहाँ हमने मॉडल पे नॉर्मल टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है। अब इसके मटेरियल एडिटर से एक नया सॉकेट सिलेक्ट कर इस मटेरियल को अपने कैरेक्टर पे असाइन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आगे इसके ब्लीन बेसिक पैरामीटर से एम्बिएंट और डिफ्यूज का कनेक्शन ब्रेक कर एम्बिएंट को 100% ब्लैक और डिफ्यूज को 100% वाइट इस तरह से सेट करता हूँ और इसके साथ स्पेक्युलर भी हमें 100% वाइट ही सेट करना है। ठीक है, ओके करें। तो इस तरीके से ये नया मटेरियल अपने कैरेक्टर पे असाइन हो चुका है। अभी इसी मटेरियल के मदद से हमें एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप निकालना है। मटेरियल एडिटर को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और रेंडरिंग मेनू से मैं रेंडर सेटअप डायलॉग ओपन करता हूँ। तो इसके लिए हमें रेंडर मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से रेंडर सेटअप डायलॉग पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो है मेरा रेंडर मुझे मेंटल रे पे सेट करना है। इसके लिए मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर असाइन रेंडर टैब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका डिफॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर होगा जिसे हमें मेंटल रे में बदल देना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे प्रोडक्शन फील्ड के आगे वाले 3 डॉट्स पे क्लिक कर चूज रेंडर डायलॉग बॉक्स में से हमें मेंटल रे को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से एक्टिव शेड में भी डिफॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर होगा जिसे हमें एनवीडिया आईरे से रिप्लेस करना है। इसके लिए आपके सिस्टम में एनवीडिया ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल होना जरूरी है। अभी यहाँ पे रेंडर टैब में हम सैंपल्स पर पिक्सल के बारे में जान लेंगे। दरअसल ये अपने रेंडर क्वालिटी को डिसाइड करता है और क्वालिटी जितना हम हाई रखेंगे उतना ही ज्यादा टाइम इमेज रेंडर होने के लिए लग सकता है। अब यहाँ पे रेंडरिंग कैसे किया जाता है और क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, लेकिन हम इतने डीप न जाते हुए इन सेटिंग्स को जैसे के वैसे रखते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि एम्बिएंट ऑक्लूजन रेंडर के लिए ये आइडियल सेटिंग्स है। अगर आपका सिस्टम पावरफुल है और रेंडरिंग में ज्यादा समय लगने से आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसकी क्वालिटी वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बढ़ा के देख सकते हो। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही लो करते हो तो रेंडर इमेज पिक्सेलेट और ग्रेनी आ सकता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हम रेंडर सेटअप बंद कर देते हैं। अब आगे हमें रेंडर टू टेक्सचर नाम का ऑप्शन ओपन करना है। इसके लिए मैं रेंडरिंग मेनू में से रेंडर टू टेक्सचर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जिसका शॉर्टकट है 0। इसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट टू बैक के नीचे यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो। हमें यहाँ पे जनरल सेटिंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन ऑब्जेक्ट का टेक्सचर बैक होने वाला है हमें सिर्फ उन्हें सिलेक्ट करना है। जैसे प्रोजेक्शन मैपिंग में हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मैपिंग कोऑर्डिनेट्स में हमें ऑब्जेक्ट यूज एग्जिस्टिंग चैनल में हमें चैनल 1 रखना है। अभी हम आउटपुट की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे आउटपुट खाली नजर आ रहा है तो हम इसे ऐड करते हैं और ऐड क्या करना है, हमें जो एम्बिएंट ऑक्लूजन वाला ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट में MR है, MR फॉर मेंटल रे। रेंडरिंग करते वक्त मेंटल रे रेंडर सेटअप यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। अब आगे हमें फाइल नेम और उसके टाइप को सेट करना है। तो हमें डायरेक्टरी ओपन करने के लिए इधर इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है
और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आप जब भी अपनी फाइल सेव करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे सेव कर रहे हो। जैसे हम हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के इस एम्बिएंट ऑक्लूजन के फोल्डर में इस फाइल को सेव कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सेविंग फाइल टाइप रख रहा हूँ TGA फॉर्मेट में हम इसे सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो टारगा इमेज कंट्रोल में इमेज एट्रीब्यूट्स में बीट पर पिक्सल पूछे जाते हैं, जहाँ पे हम 32 बीट पर पिक्सल रख के हम इसे ओके करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण चीज करनी है, वो है एलिमेंट बैकग्राउंड को व्हाइट। इसका मतलब यूवी मैप्स के बाहर का जो भी एरिया है वो व्हाइट में रेंडर होगा। और इस तरीके से सेटिंग क्यों रखा जाता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा हमें रेंडर की फाइल साइज भी चेक कर लेनी है। जैसे कि हम 1024 बाय 1024 में काम करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रेंडर आउटपुट भी हमें 1024 बाय 1024 रेजोल्यूशन में सेट कर लेना है। अब सबसे आखिर में सिलेक्टेड एलिमेंट यूनिक सेटिंग में हमें चेक कर लेना है कि हमारी सैंपल्स वैल्यू कम से कम 16 होनी चाहिए। आप सैंपल वैल्यू बढ़ा सकते हो जिससे आपके और भी सटीक रेंडर आउटपुट मिल सकता है, जैसे कि डार्क और ब्राइट साइड आपको और भी सटीक तरीके से मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हम सैंपल वैल्यू 16 रखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। इन सारे ऑप्शंस को इस तरह से सेट करने बाद हमें यहाँ पे रेंडर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रेंडर बटन पे क्लिक करते हो तो टारगेट मैप्स के बारे में एक एरर मैसेज यहाँ पे पॉप आउट हो सकता है। दरअसल ये पूछना चाहता है कि रेंडर होने बाद हमें इस रेंडर इमेज को कहाँ पे प्लेस करना है वगैरह। तो फिलहाल तो हम इसे इंडिपेंडेंट टारगा इमेज रेंडर कर रहे हैं, जिसे हम बाद में अपने हिसाब से फोटोशॉप में प्लेस करेंगे, तो इसे इग्नोर करें। ठीक है, और जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो रेंडर होते हुए हम स्क्रीन पे देख पाते हैं। इसी के साथ एक रेंडर का प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स भी अलग से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपकी इमेज कहाँ पे सेव हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि जो अभी आप रेंडरिंग आउटपुट देख रहे हैं वो एक्चुअल में एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं है। जैसे ये रेंडर इमेज देखने में भी थोड़ा सा अलग और विचित्र लगता है और आप सोचते रहेंगे अरे ये तो मेरे सेटिंग के अनुसार नहीं रेंडर हो रहा है। तो दरअसल बात ये है कि 3ds Max के कुछ इश्यूज है, लेकिन यकीन मानिए जब ये रेंडर पूरी तरह से कंप्लीट होगा और जब हम इस रेंडर इमेज को फोटोशॉप में ओपन करेंगे तब ये एक्चुअली एम्बिएंट ऑक्लूजन हमें नजर आना शुरू होगा। तो अभी जो भी जैसा रेंडरिंग चल रहा है वो एक प्रकार से सही चल रहा है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस रेंडर इमेज को हम यहाँ से बंद करते हैं। इसे सेव करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले से इसे सेव कर रखा है, और जहाँ पे हमने ये रेंडर फाइल सेव कर रखी है वहां से हम उसे फोटोशॉप में ओपन करेंगे। अभी देखो फोटोशॉप में ये एक्चुअल एम्बिएंट ऑक्लूजन हमें नजर आ रहा है। बैकग्राउंड पे डबल क्लिक कर इसे लेयर में कन्वर्ट करें और लेयर में से एक नए लेयर को यहाँ पे क्रिएट करें। अपने रेंडर इमेज के नीचे उस नए लेयर को सेट कर लेते हैं और उसे रेड कलर से फिल करते हैं। फिर अपने रेंडर इमेज वाले लेयर का टाइप नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हमारे बेस लेयर के ऊपर आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप दिखाई दे रहा है। ये बेस लेयर कोई भी हो सकती है, कुछ भी कलर हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। दरअसल जो भी बेस लेयर होगी उसकी अलग अलग छटाएं हमें यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप से मिलती है। जैसे हमारे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एज अ बेस लेयर हमारी टेक्सचर इमेज आएगी जो हमने पहले क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो हम एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप को यहाँ से कॉपी कर, पहले तो इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने मेन टेक्सचर फाइल पे इसे पेस्ट करते हैं और इसे सबसे ऊपर प्लेस कर देते हैं जो पहले से ही हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इसका लेयर टाइप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो अभी ये हमारे टेक्सचर की छटाई दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम इस फाइल को डिफ्यूज 4 नाम से यहाँ पे सेव कर लेते हैं और फिर 3ds Max में इसे एज अ टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। अभी 3ds Max में हमें मटेरियल एडिटर को ओपन करना है। यहाँ पे मटेरियल के लिए एक नया स्लॉट सिलेक्ट कर लेना है। अब इस नए स्लॉट के डिफ्यूज मैप के आगे हमें बिटमैप के मदद से वो जो मैंने डिफ्यूज 4 नाम का फाइल सेव किया है उसे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, जिसमें हमने एम्बिएंट ऑक्लूजन लेयर को ऑन टॉप रखा है। तो यहाँ पे हम यहाँ ओके करते हैं और इस नए मटेरियल को हमारे कैरेक्टर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर असाइन कर लेते हैं। शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट ऑप्शन ऑन करने से आपको व्यूपोर्ट में टेक्सचर दिखाई देगा।
अभी इस टेक्सचर की तुलना हम नॉर्मल टेक्सचर के साथ कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एम्बिएंट ऑक्लूजन से किस तरह से टेक्सचरिंग में सुधार आ चुका है। जैसे ये नॉर्मल टेक्सचरिंग है, ये काफी डल और पेल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम एम्बिएंट ऑक्लूजन वाला टेक्सचरिंग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो किस तरह से ये इसमें एक डेप्थ आ जाती है, एक डार्कनेस आ जाता है, जो इसके लिए मतलब अपने कैरेक्टर के लिए एक लाइवनेस ले आता है। अभी यहाँ पे हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट मैप के बारे में जान लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।